हेलो एवरीवन। अगर आपका सिलेक्शन रेलवे के किसी भी पोस्ट पर हुआ है, आरआरबी, जेई टेक्नीशियन, लोको पायलट या फिर ग्रुप डी किसी भी पोस्ट में हुआ है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को सभी सभी डॉक्यूमेंट्स को एक रेलवे की वेबसाइट होती है, उस पर अपलोड करना होता है। वो हमारा वेबसाइट होता है OIRMS.gov.in। तो उस हम आज वही देखेंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स को उस वेबसाइट पर अपलोड कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, पासवर्ड को जनरेट करते कैसे कैसे करते हैं। सभी इंफॉर्मेशन A to Z कंप्लीट इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में या फिर किसी भी सर्टिफिकेट को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि डीवी में कोई इशू ना हो। नहीं तो अगर डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं होता तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रोक दिया जाता है, फिर आपको दोबारा ब्लॉक डेट पे बुलाया जाता है। तो सिंपली आपको सबसे पहले जाना है रेलवे के गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर में ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है OIRMS.gov.in। आप खुल जाएगा, पहला पेज ऐसे खुलेगा यहाँ पे, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर हमारा ये इंटरफेस खुलता है। ये हमारा है रेलवे का, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। इसका वेबसाइट का नाम है OIRMS.IR indianrailway.gov.in। इस पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, फिर उसका कैप्चा, फिर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन खुल जाएगा जहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। लेकिन आप पहली बार मतलब आए हैं इस वेबसाइट पर, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा एक नया इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हैं ये वाला हमारा होम पेज है। इसमें नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में रोल नंबर डालने के लिए होता है और डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए होता है और कैप्चा। तो रोल नंबर वही भरना है जो CBT 2 का हो या फिर फाइनल एग्जाम का रोल नंबर भरना है। अगर एक एग्जाम हुआ है तो वही रोल नंबर भरना है, अगर दो एग्जाम हुआ है तो आपको फाइनल CBT का जो रोल नंबर है उसको भरना है। जैसे यहाँ पे हमने अगर रोल नंबर भर दिया है और अगर हम डेट ऑफ बर्थ अगर भर रहे हैं तो 15, हाँ, 1900 कुछ भी भर देते हैं। इस प्रकार से हमने भर दिया। यहाँ पे हमें कैप्चा भरना होता है, तो जब कैप्चा हम भरेंगे इस प्रकार से हम कैप्चा भरेंगे और इस पर जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जनरेट पासवर्ड क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पासवर्ड ऑलरेडी जनरेटेड, यू हैव और रोल नंबर, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो पासवर्ड हमारा क्या है, मैंने पहले से ही जनरेट कर रखा है। अगर हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम लॉगिन पे, अगर हम रोल नंबर चेक कर देंगे, मान लीजिए 5 चेक करके फर्स्ट टाइम लॉगिन पे फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा रोल नंबर जो है डज नॉट एग्जिस्ट बताता है। मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से बताएगा 15 इस प्रकार से हम इस पे चेक कर लेते हैं। तो 2YX2 जैसे ही कैप्चा डाल के पासवर्ड पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेगा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका ऐसा बता रहा है, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है या फिर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रोल नंबर है आपके जोनल आरआरबी, मतलब कि आरआरबी जोन जो है आपका, मुंबई हो, बिलासपुर, प्रयागराज, जो भी है, आपका जो जोनल आरआरबी है, आपका रोल नंबर इस वेबसाइट पर अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो जब तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जाता तब तक वो आपका रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखेगा डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही अपडेट हो जाता है तो हमारा क्या, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो हो जाएगा, फिर पासवर्ड जनरेट करेंगे तो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी किसी जोन में 4 दिन पहले अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, कभी कभी 10 दिन पहले। तो डिपेंड करता है हर एक जोन पे कि आपका रोल नंबर इस वेबसाइट पर कब अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे यहाँ से और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके जनरेट करेंगे तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो अभी तो हमारा रोल नंबर अपडेट नहीं हुआ, तो अभी जनरेट नहीं हुआ हम पासवर्ड। अब हम दोबारा इसको लॉगिन करके एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद लॉगिन करके चेक करेंगे। अभी हमने लॉगिन किया तो देख रहे हैं कि हमारा रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट या डेट ऑफ बर्थ डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा था। तो अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रोल नंबर अपडेट हो चुका है कि नहीं OIRMS पे। तो सिंपली आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है OIRMS। सिंपली सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट ओपन होगी इंडियन रेलवे की। इसमें जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड जन करना है, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे जाएंगे तो सिंपली आपको रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद कैप्चा डालना है। एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं, फिर यहाँ पे हमें कैप्चा भरना है
और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होता है, पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो हमने जनरेट कर लिया, यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड हमारा जनरेट हो चुका है। आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लिया है तो आपको इसको फोटो खींच के रखना है। अब हम यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड हमारा जनरेट हो चुका है, हमारा देख सकते हैं कि लॉगिन वाले सेक्शन पर आ गया। तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना रहेगा, रोल नंबर भर दीजिएगा। पासवर्ड भरना है, पासवर्ड भर दीजिएगा। आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के आप जैसे इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा क्या है, अटेंशन कैंडिडेट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। तो हमारा ये इस तरीके से सेक्शन खुल जाता है जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इस तरीके से हमारा ये दिया है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को यहीं पे अपलोड करना है। आपको पहले वाले सेक्शन पे दिया है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल दी रहती है कि जो प्रोफाइल है स्टूडेंट का वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं रोल नंबर है, यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्म भरने का है, मतलब कि CEN01/2024 है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आधार नंबर भरना है। आधार नंबर आपको अच्छे से भरना है, देख के भरना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आधार नंबर के साथ आपको सब कुछ होगा। यहाँ पे नाम है, फादर नेम रहेगा और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपकी कैटेगरी रहेगी। यहाँ पे पहले वाले में आधार नंबर भरना है। इसके बाद राइट साइड में आएंगे तो आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर, जो फोटो अपलोड करना है वो 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। इस पे लिखा हुआ है साफ साफ। व्हाइट बैकग्राउंड हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड हो उससे कोई नहीं क्लियर है। आपकी जो फोटो है 1 मंथ की होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए। फोटो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यही फोटो आपके आने वाले आई कार्ड में रहेगा और सभी फ्यूचर में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें सभी में यही फोटो लगेगी। तो आपको फोटो अच्छे से क्लियर विजिबल होना चाहिए, जो कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 50 KB से 300 KB के बीच में फोटो की साइज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके नीचे हमारा सिग्नेचर, सिग्नेचर की भी हमारी जो साइज है 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। और यह सिग्नेचर वही होना चाहिए सेम टू सेम जैसे आपने फॉर्म में सबमिट किया था। इस प्रकार से हमारा एक प्रोफाइल वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। नीचे आ जाते हैं तो हमारा यहाँ पे देखते हैं अपलोड डिजी लॉकर। जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको लॉग इन इंटू डिजी लॉकर। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में डिजी लॉकर को इंस्टॉल करना है। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से उसको लॉग इन करना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करना है। ये जरूरी नहीं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। इसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है डिजी लॉकर के साथ। तो आप डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हैं। अगर नहीं अपलोड किए हैं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने मोबाइल में डिजी लॉकर रखे रहिएगा। अगर वहाँ पे रेलवे वाले मांगेंगे तो देना है, नहीं मांगेंगे तो नहीं देना है। लेकिन डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आधार कार्ड से लॉगिन या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा। उस पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे मैन्युअली सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला है इसमें हमारा हाई स्कूल का, जिसमें लिखा है SLC, मैट्रिक या फिर 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जो कि 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल किया है, आपके पास एक मार्कशीट उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आपको दोनों को एक ही PDF में बनाना है, मर्ज करना है। उसके बाद उसको 50 KB से 300 KB के बीच में लाना है, फिर यहाँ पे अपलोड करना है। अब इसमें होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे अलग सर्टिफिकेट नंबर होता है, अलग इशू डेट होता है। तो आप मार्कशीट का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं, मार्कशीट का इशू डेट लिख सकते हैं। या फिर जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर उसका इशू डेट लिख सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर, दोनों में से किसी एक का डेट लिखना है और यहाँ पे दोनों को अपलोड कर देना मर्ज करके। 50 KB से 300 KB के बीच में रहेगा। फिर हमारा उसके नीचे है एफिडेविट। अगर आपके किसी भी नेम में वेरिएशन हुआ है, फादर नेम, मदर, या फिर आपके नेम में किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का एरर है, तो आपको एक एफिडेविट बनवानी है। एफिडेविट के यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और उसको इशू डेट, किस डेट को बनाया गया है, फिर उसको अपलोड कर देना है। अगर आपके पास 2 एफिडेविट है, 3 एफिडेविट है, तो सबको मर्ज करके अपलोड करना है। किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना है। 50 KB से 500 KB के बीच में एफिडेविट होना चाहिए। यहाँ से हमारा सेकेंड वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड सेक्शन। इस पे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देखेंगे ITI सेक्शन दिया है, NSC दिया है, डिप्लोमा दिया है, डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस चार में से आपने अगर 2 कोर्स एक साथ किया है तो दोनों को भर दीजिए, 3 किया है तो तीनों को। अगर किसी एक को किया है, मान लीजिए आपने ITI किया हुआ है
अपने फॉर्म भरते समय ITI इलेक्ट्रीशियन डाला है तो इसलिए ऑटो चूज आ रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रीशियन पहले से लिखा हुआ है। अगर आप हीट इंजन से करेंगे तो हीट इंजन लिखा रहेगा, जो भी क्लियर रहेंगे ये ऑलरेडी लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको चूज करना है रेगुलर, रेगुलर कोर्स किया है तो आपको रेगुलर ही चूज करना है। अगर आपके ITI का एक सर दो सर्टिफिकेट मिलता है, एक तो फाइनल ईयर की मार्कशीट मिलता है और एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। दोनों को एक PDF में बनाना है, 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। दोनों को एक ही PDF में, फाइनल ईयर की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों को एक PDF में मर्ज करना है, 50 KB से 300 KB के बीच में अपलोड कर देना है। यहाँ पे किसी एक का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट का किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, उसका इशू डेट लिखना है और रिजल्ट डेट लिखना है। अगर दोनों सेम है, आपके पास में एक आपके सर्टिफिकेट पे एक ही डेट लिखा है तो दोनों में सेम डेट भर दीजिएगा, अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है, किसी एक सर्टिफिकेट का आपको डालना है। अगर आपके पास NSE है तो सेम उसी तरीके से NSE को भी हमारा 50 KB से 300 KB के बीच में अपलोड किया है, करना है। डिप्लोमा है आपके पास तो डिप्लोमा सेम उसी तरीके से अपलोड करना है। फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसमें सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होती है, और जो हमारा पासिंग सर्टिफिकेट मतलब डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट मिलता है, दोनों को एक PDF में बनाकर मर्ज करके अपलोड करना है। बीटेक में हमारा क्या होता है कि आपके पर बीटेक किया हुआ यहाँ पर डिग्री है तो बीटेक किया हुआ तो आपको यहाँ पे रेगुलर चूज करना है। फिर यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट और रिजल्ट डेट। तो यहाँ पे बीटेक में क्या होता है कि एक डिग्री मिलता है और एक हमारा कंपाइल जो मार्क्स सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होता है, इसमें सभी सेमेस्टर की मार्कशीट या फिर सभी ईयर का मार्कशीट रहता है, उसको और हमारा डिग्री या फिर फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट को एक PDF में बनाकर मर्ज करना है। इस प्रकार से हमें 50 KB से 300 KB के बीच में अपलोड कर देना है। आपने 2 कोर्स किया है तो 2 को भरिए, अगर एक ही किया है तो केवल एक ही को भरिए और 3 सेक्शन को खाली रखिएगा। इस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है। फिर इसके नीचे आएंगे तो आपको एडिशनल सेक्शन खुल जाएगा। एडिशनल में आपको यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपको ITI किया हुआ है, आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हो तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट या ईयर वाइज मार्कशीट अगर मिला हुआ है तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, या फिर अगर ईयर वाइज मिला है तो ईयर वाइज मार्कशीट। उसके बाद उसमें फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट यहाँ पे लिख देना है। कोई भी एक उसका इशू डेट लिखेंगे और सभी सेमेस्टर या सभी ईयर के मार्कशीट को एक PDF में मर्ज करके अपलोड करना है, जो 50 KB से 1000 KB के बीच में होता है। तो एडिशनल में पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसे आप पहला डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन खुल जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है, 12th, क्योंकि ऊपर हमारा 12th इसमें नहीं दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 12th का सेक्शन नहीं दिया है। तो अगर आपने 12th किया हुआ है और आपके पास है तो आपको 12th वाला सेक्शन भी इसमें अपलोड करना है। ऐड एडिशनल में डालना है, यहाँ पे डालना है इंटरमीडिएट या 12th, उसकी समय सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, और 2 सर्टिफिकेट है तो एक PDF में बनाकर मर्ज करके अपलोड करना है। इसके बाद एडिशनल में तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है आधार कार्ड। आपको ऐड पे क्लिक करेंगे तो तीसरा सेक्शन खुल जाएगा, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। इसके बाद आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास सेमेस्टर वाइज जो CBT1, CBT2, CBT3 की जो एडमिट कार्ड का फॉइल मिलता था, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको तीनों को एक PDF में बनाकर मर्ज कर उसको भी आप एडिशनल में अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल में अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है हमारा, पहला सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, दूसरा हमारा है 12th किया है तो 12th, तीसरा है आधार कार्ड, और चौथा है आपका CBT1, CBT2, CBT3 का एडमिट कार्ड अवेलेबल है आपके पास तो उसको। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कोई स्टूडेंट है जो कि 250 रुपये का डिस्काउंट ले रखा है, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आप उसको एडिशनल में भर सकते हैं। कोई भी ऊपर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो ऊपर किसी में सेक्शन में आपको अपलोड करने के लिए नहीं दिया गया तो आप सभी को एडिशनल में भरेंगे। उसके नीचे आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो आपने फॉर्म में भर रखा है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उससे डिफरेंट रहेगा तब भी चल जाएगा, और सेम टू सेम रहेगा तब भी चल जाएगा। तो आप डिफरेंट भी भर सकते हैं, सेम भी भर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी पे प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, बिना इसके आपका मेडिकल नहीं होता, तो इसलिए अच्छे से इसको भरना है। तो 2 यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भर देना है, अच्छे से देख के, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए इस तरीके से जो भी है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। आप जैसे सेव पे करेंगे तो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, जितने भी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे सबमिट किया है वो सारा सेव हो जाएगा। आप जब जब लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेव पे रहेगा। अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर दिखाएगा
उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, इसमें कुछ स्टूडेंट केवल आईटीआई कर रखे हैं, तो वो तो आईटीआई में हमारा डॉक्यूमेंट भर देते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा सेक्शन खाली रह जाता है, जिसकी वजह से आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो आपको क्या क्या करना है कि इस वाले सेक्शन में आईटीआई आपने कर रखा है और ये तीनों खाली मतलब खाली है, आपने इस पर नहीं अपलोड किया है, तो आप यही वाला आईटीआई सर्टिफिकेट को इसमें भी अपलोड करिए, इसमें भी अपलोड करिए और इसमें भी अपलोड करिए। तीनों में अपलोड करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, मान लीजिए आपने केवल डिप्लोमा किया हुआ है, ए वाला खाली है, ए वाला खाली है, ए भी खाली है, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एरर बताएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको डिप्लोमा वाली जो सर्टिफिकेट है यही चीज़ सेम इसमें भी भर देना है, इसमें भी भर देना है, इसमें भी भर देना है। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप नहीं भरना चाहते हो तो आप ब्लैंक पेपर भी भर के कोई एक इशू डेट डाल के सबमिट कर देंगे तब भी हो जाएगा। इस तरीके से आप सबमिट कर देंगे। आप इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे, सेव करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप चाहे जितनी बार इसको चेंज करना चाहते हैं तब चेंज कर सकते हैं। ये तब तक लॉगिन होगा आपका जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल नहीं हो जाता, तब तक ये लॉगिन होता रहेगा। तब तक आप इसको जितनी बार चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अभी आप इसको लॉग आउट करेंगे, फिर से ओपन करेंगे तो आप जो अपलोड किए हैं वो दिखेगा। आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से फिर से चेंज अपलोड पे क्लिक करेंगे, दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से चेंज हो जाता है। आप 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ना तो यहाँ पे दिया हुआ है, न इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, न एडिशनल में। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप अपलोड करेंगे आपको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को एडिशनल में आपको अपलोड करना है। एडिशनल में क्या करना है, जैसे पहले कैटेगरी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट है, आप ओबीसी कैटेगरी का तो यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट लिखना है। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो एससी, एसटी है तो एससी, या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद उसमें किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और किसी एक का इशू डेट लिख देना और अपलोड तीनों सर्टिफिकेट को एक में मर्ज करके अपलोड कर देना। इस तरीके से अपलोड करना है। अब जैसे इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखें, तो एक इसमें पहली बात तो 3 सर्टिफिकेट हमें बनवाना है। आप किसी भी कैटेगरी के हों आपको 3 सर्टिफिकेट बनवाना ही है। आप तो पहला सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते समय 2000 जैसे कि फॉर्म भरते समय 2024 के फॉर्म भरते समय जो भी सर्टिफिकेट लगाया था, वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो, स्टेट का सर्टिफिकेट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा वो सर्टिफिकेट लगेगा जो रिसेंट हमें 2025 या फिर 2026 का हमें रिसेंट का जो सर्टिफिकेट है उसको। और तीसरा सर्टिफिकेट एक होता है रेलवे फॉर्मेट का, जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का रेलवे फॉर्मेट का, उसका सर्टिफिकेट। तीनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करना है। देख सकते हैं 50 केबी से 1000 केबी के बीच में है, तो आसानी से मर्ज हो जाएगा। एक पीडीएफ में मर्ज करना है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे उसका नाम लिखना है सर्टिफिकेट का, ओबीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम नंबर किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर और किसी एक का इशू डेट लिख के अपलोड कर देना है। 3 सर्टिफिकेट है, तीनों में से किसी एक का सर्टिफिकेट नंबर और किसी एक से का इशू डेट डालना है और अपलोड कर देना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। फिर वही चीज़ आपको सबमिट कर देना है या फिर सेव करके छोड़ देंगे, सबमिट भी नहीं करेंगे तब भी चल जाता है। तो यहाँ तक था कि हमें डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है। इसके आगे वाले वीडियो में हम उसको डॉक्यूमेंट को मर्ज कैसे करना है और उसको पीडीएफ में मतलब 50 केबी से 300 केबी, 50 केबी से 1000 केबी के बीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसके आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसी वीडियो में आगे देखते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, मतलब कैसे फोटो से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ को कैसे मर्ज करना है और फिर उसके बाद उसको अपने साइज में कैसे लाना है, 50 केबी से 300 केबी के बीच में कैसे लाना है। तो आपको देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा लिंक है, इसका लिंक मैं जो आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से इमेज से हमारा पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने का, पीडीएफ को मर्ज करने का और हमारा पीडीएफ को कंप्रेस करने का, तीनों हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक पे आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, हमारा यहाँ पे है जेपीजी टू पीडीएफ। अगर आपके पास फोटो खींचा हुआ है, मोबाइल से क्लिक किए हुए अच्छे
फॉर्मेट में, और अब उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे और यहाँ से जो भी हमारा पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे उसको कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से हमारा ये वाला पीडीएफ, मान लीजिए ये फोटो है, इमेज जेपीजी फॉर्मेट में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पिक्चर को, तो इस पर सिंपली क्लिक करना, सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करना, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देना। जैसे इस पर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेक्शन डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये पीडीएफ दिख रहा है कि डाउन पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास जेपीजी है तो आपको जेपीजी को पीडीएफ में ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे मैंने बताया यहाँ से सेलेक्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ये डाउनलोड होकर इस प्रकार से आएगा। तो ये तो हमारा हो गया कि जेपीजी टू पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें हमारा आ जाता है, यहाँ पे हमारा है पीडीएफ को मर्ज करना, देखते हैं मर्ज पीडीएफ, तो यहाँ पे खोलना है आपको, और पीडीएफ को मर्ज कैसे करना है इसमें है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ दिख रहे हैं, तो आपको जैसे मर्ज करना है, हम मान लीजिए कि इस वाले पीडीएफ को और इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप जैसे कि पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर रहेगा, बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये नीचे रहेगा। वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, यहाँ से खुल जाएगा। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको माउस से पकड़ के इधर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि इस वाले सर्टिफिकेट को पहले रखना है तो इसको पहले कर दीजिए, इस वाले को बाद में तो बाद में। यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं, फिर इस पर मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मर्ज हो जाएगा। फिर डाउनलोड पे करेंगे तो हमारा मर्ज होकर हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। देखते हैं मर्ज होकर हमारा पीडीएफ खुल गया है। तो ये हमारा मर्ज हो गया। अब हमें तीसरा मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है अपने साइज में। ये हमारा हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस करना उसको साइज में, 50 से 500 के बी, 50 से 300 के बी, या फिर 50 से 1000 के बी कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें मेन होता है। तो आप यहाँ पे ये वाला लिंक जो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे फाइल को चूज करना है। आप फाइल को चूज कर लीजिए, जैसे कि ये सब तो हमारा रीअरेंज है, मैं एक दिखा देता हूँ पहले इसको। यहाँ से ओपन कर देंगे, इस वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक हमारा ये देखिए, जैसे मर्ज हुआ हमारे पास फाइल है, और इसकी साइज है, यहाँ पे मैं इसका साइज दिखा रहा हूँ। साइज है इसकी 3.24 MB, तो 3.24 MB का है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे हमें दिखेगा, डेस्कटॉप पे जाएंगे यहाँ वाले पे, तो ये वाला हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये देखेंगे कि यहाँ पे दिखा देगा कि कितनी हमारे MB का है। इस प्रकार से अपलोड होगा, 3.4 MB का है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, इस एडिशनल में अपलोड करना है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमारा 1000 KB में। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि DPI दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है, और यहाँ पे नो चेंजेस। कलर में कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल हमें इसमें चेंज करना है, इसमें। तो अभी इमेज की क्वालिटी को 50% कर दीजिए। जैसे आप 50% करके कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे साइज आपको दे देगा कि हमारा इतने का बन गया है। तो हमारा ये 3.24 MB से 1.31 MB कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमें चाहिए कि 1000 KB से नीचे हो, मतलब 1 MB से नीचे हो। तो आपको फिर से ऊपर जाना है, यहाँ पे आना है, इसको 45 करना है। ठीक है, 45 करेंगे तो हमारा फिर से कंप्रेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 1.22 MB हुआ, अभी भी हमारा मतलब कन्वर्ट नहीं हुआ। तो फिर से यहाँ पे DPI भी हमें कम करना है, तो इसको कर दीजिए 130 के आसपास कर दीजिए, और क्वालिटी 45% कर दीजिए। दोनों में से चेंजेस धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे करना है। आप देखेंगे फिर इसके बाद एक कन्वर्ट होकर हमारा 1 MB का आ गया है। तो फिर अब इसको अभी भी 1 MB के नीचे करना है। अब इसको 40% क्वालिटी कर दीजिए, क्वालिटी 40% करेंगे तो ये देखेंगे 1 MB के नीचे आ जाएगा, तो 937 KB का हमारा हो चुका है। फिर आप जैसे ये हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो PDF है वो हमारा डाउनलोड में दिखेगा, और इसकी साइज हमारी 937 KB का हो चुका है। देख ले, हमने 2.4 MB से 937 KB का किया है। अब इसकी क्वालिटी हम देख लेते हैं, तो क्वालिटी देखेंगे तो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे अच्छे से सब कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं कि क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, सब कुछ अच्छे से दिखता है, देख सकते हैं, दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ से हमें ये PDF को कन्वर्ट करना आ गया। तो इस वाले जो कंप्रेस PDF है, इससे बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग आप जितने भी साइज में चाहें, जिस क्वालिटी में चाहें, यहाँ से आप DPI भी डिक्रीज करके और इसको दोनों साथ साथ पैरेलली करके अपने अकॉर्डिंग अपने साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कन्वर्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है कि एक फाइल में रखना है। फोटो सिग्नेचर मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये हमारा है जेपीजी टू पीडीएफ, और ये हमारा है कि पीडीएफ को मर्ज कैसे करना है ये वाला साइट, और ये हमारा पीडीएफ को कंप्रेस कैसे करना है। तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। इसके बाद हम ये पीडीएफ को एक फाइल है, इस तरीके से एक फाइल बना लेना है फोल्डर। उसमें सभी आपको इस तरीके से पहले डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है, जैसे वेबसाइट पे ऐसे देख लेंगे आप, इस तरीके से खुल जाएगा। तो इसमें क्या है कि सभी पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है सबको पहले कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद एक साथ अपलोड करना है। जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे एडिशनल में जितने डॉक्यूमेंट है उसको 50 KB से 1000 KB में करना है, उसको 50 KB से 1000 KB के बीच में कन्वर्ट करके पहले इस फाइल में सेलेक्ट करके रख लेना है ऐसे। तो यहाँ से जैसे कि मान लीजिए कि हमें पिक्स फोटो है, तो वो तो 50 से 300 KB है। तो ये देखते हैं कि हमारा 50 से सिग्नेचर को भी 50 से 300 KB में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट होता है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो जैसे कन्वर्ट कर देंगे तो इस प्रकार से हमें सर्टिफिकेट, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है तो इसको क्या करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा है, पहले पेज पे हमारा मार्कशीट है, उसके नीचे हमारा क्या है, इसका सर्टिफिकेट है। तो दोनों को इस प्रकार से मर्ज करना है आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को इस प्रकार से मर्ज करना है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा दो पीडीएफ को एक ही में मर्ज करना है। ये हमारा साइज में बना हुआ है, 300 KB के अंदर है, 296 KB यहाँ पे दिख रहा है, 296 KB का है। इसके बाद हमारा था एफिडेविट। एफिडेविट में आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 एफिडेविट है, 3 एफिडेविट है, उसको कन्वर्ट कर लेना है। उसको भी हमें मर्ज कर देना है। इस प्रकार से मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो इसको भी एफिडेविट को भी मर्ज करके पहले फाइल बना लेना है, और 300 KB से कम होना चाहिए, 299 KB का है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन है, तो आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, जो भी है। तो जैसे मेरा बीटेक था तो मैंने अपने बीटेक को अरेंज कर लिया था। तो जैसे यहाँ पे हमारा एलपी सेमेस्टर वाइज मार्क्स नहीं, क्वालिफिकेशन, एडमिट कार्ड, एलपी कास्ट, हाँ ये, तो इसमें ओपन करना है। तो ये हमारा है बीटेक का। तो हमने जैसे बीटेक का प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के बाद नीचे हमारा है पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। इस प्रकार से दो सर्टिफिकेट है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होगा और एक आपका मार्कशीट होगा जिसमें सही सेमेस्टर का होगा। ऐसे पीडीएफ को अरेंज कर लेना है और उसको कंप्रेस करके अपने साइज में बना लेना है, जो कि हमारा 50 KB से 300 KB के बीच में लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वालिफिकेशन में, डिग्री में आईटीआई डिप्लोमा ऐसे कर लेना, दो को मर्ज कर लेना। फिर उसके बाद हमारा एडिशनल में आता है। एडिशनल में हमारा आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड को आप ई आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में इशू डेट नहीं है, जैसे यहाँ पे इशू डेट देखिए लिखा है, आधार नंबर इशू डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपके आधार कार्ड में इशू डेट नहीं है तो आप वेबसाइट से अभी आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके जो पीडीएफ मिलता है उसी को आप अपलोड कर दे देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आधार कार्ड आपके पास ये वाला कटा हुआ है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा, हाँ, इशू डेट आधार कार्ड का इसी में मेंशन होता है। आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ से इसको भी 206 KB में, इसको एडिशनल में डालना है। इसके बाद एडिशनल में दूसरा हमारा जो डालना था वो हमारा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। सेमेस्टर मैंने बीटेक कर रखा है, हमारे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट में हमारा क्या है कि हर सेमेस्टर में मार्कशीट मिलता है और ईयर वाइज भी मिलता है। तो इस प्रकार से मिलेगा। तो अगर आपको 4 ईयर का अलग अलग मार्कशीट मिला है तो आप आपको सभी को एक साथ करके इस प्रकार से, पहला सेमेस्टर ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो डिप्लोमा रहेंगे तो हो सकता है 3 ईयर का मिले। और अगर ये मिलता है, तो अगर आपके पास ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज मिलता है तो आपको ऐसे मर्ज करके उसको एडिशनल में डालना है। और इसमें जो इशू डेट और डिक्लेरेशन, मतलब कि रिजल्ट का डेट डालना है, वो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल मतलब लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का अपडेट करना होता है। इस प्रकार से देखें ये कन्वर्ट हो गया 942 KB, क्योंकि एडिशनल में हमारा 50 से लेके 1000 KB तक अपलोड कर सकते हैं, तो ये मिस में हो गया। इसके बाद अगर आपका इंटरमीडिएट सेक्शन क्वालिफिकेशन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको एडिशनल में अपलोड करना है। तो इंटरमीडिएट में भी आपके पास 2 सर्टिफिकेट मिलता है, किसी किसी को 2 मिलता है, किसी को 1 मिलता है। तो अगर आपको 1 मिल रहा है तो आप एक को पीडीएफ को कन्वर्ट करके, और 2 है तो दोनों को एक ही में मर्ज करके इस प्रकार से अपलोड करना होता है। ये हमारा 298 KB का है। इसके बाद हमारा होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसी भी कैटेगरी को, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको क्या करना है कि 3 इसमें सर्टिफिकेट लगाने हैं। एक तो जैसे फॉर्म अप्लाई करते समय 2024 का देखते हैं, 21/1/2024 का सर्टिफिकेट है।
उसको लगाना है। वो हमारा सेंट्रल का हो स्टेट का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फॉर्म भरते समय लगाए थे उसको सबसे ऊपर रखना है। फिर उसके नीचे हमारा क्या है कि 2025 या 2026 का रिसेंट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से इसको मर्ज करके ये लगाना है। फिर इसके नीचे हमारा तीसरा सर्टिफिकेट होता है रेलवे फॉर्मेट। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का रेलवे फॉर्मेट, ईबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी का तो उसका रेलवे फॉर्मेट बनवा के हमें अपलोड करना है इस प्रकार से। ठीक है, ये 3 सर्टिफिकेट हमें मर्ज करना है तीनों को। ये पहला हो गया, और ये हमारा दूसरा हो गया, और इसके ऊपर तीसरा होगा। तीनों को सर्टिफिकेट को एक में मर्ज करना है। मर्ज करके फिर हमें अपलोड करना है। तो ये जो कि हमारा 300 केबी के बीच में हो जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ, ये 300 केबी के फाइल में है। 1 पेज है, 2 पेज है और 3 पेज है। ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। तो ऐसे हमें कास्ट सर्टिफिकेट को अरेंज करके लगाना है। अब इसमें इसका देखते हैं साइज 299 के बी। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, कुछ स्टूडेंट हमारा क्या करते हैं कि 250 रुपये का डिस्काउंट ले लेते हैं। जैसे कि एससी के हैं, एसटी के हैं, तो उनको 250 रुपये का है। कुछ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होते हैं वो 500 की जगह 250 रुपये का डिस्काउंट ले लेते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक तो फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट लगाए थे वो, और एक नया हमें सर्टिफिकेट 2025 का वो लगाना है, और रेलवे फॉर्मेट का हमें ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा के इस प्रकार से लगाना है। अगर आपने 250 रुपये का डिस्काउंट ले रखा है और आपका आय प्रमाण पत्र 50,000 से नीचे का है, तब आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, नहीं तो नहीं बनवाना है। इस प्रकार से चले जाना है। ठीक है। और तो ये हमारा ईबीसी सर्टिफिकेट, अगर ये सेक्शन ऊपर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एडिशनल में लगाएंगे। इसके बाद हमारा होता है ईबीसी हो गया। लास्ट हमारा होता है एडमिट कार्ड का फॉइल। अगर आपके पास एडमिट कार्ड CBT 1, CBT 2, CBT 3 का एडमिट कार्ड का फॉइल अवेलेबल है तो आपको ऐसे PDF बनाना है। CBT 1 का, CBT 2 का और CBT 3 का, तीनों को एक में मर्ज करके आपको एडिशनल में अपलोड करना है। उसमें जो इशू डेट डालना है वो एग्जाम डेट डालना है, किसी एक का एग्जाम डेट डाल दीजिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर में डॉक्यूमेंट नंबर। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पहला दूसरा सभी डॉक्यूमेंट को पहले एक फाइल में ऐसे अरेंज कर लेना है। उसके बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको वेबसाइट पे आ जाना है और एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपलोड करना है, क्योंकि आप पहले से अरेंज कर चुके हैं। इसमें हाई स्कूल अपलोड करना है, इसमें हमारा एफिडेविट अपलोड करना है, इस वाले में ITI अपलोड करना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, और डिग्री किया है तो डिग्री अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पे हमारा एडिशनल में जो भी चीज़ें आपके एडिशनल में डॉक्यूमेंट बचती हैं, वैसे डॉक्यूमेंट जिसका सेक्शन ऊपर नहीं दिया, मतलब यहाँ पे सेक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और आपको रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है, तो आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अब वैसे कोई कोर्स कर रखे हैं जिसका मतलब कि फॉर्म भरते समय आपने डाटा यहाँ पे इनपुट नहीं किया था, तो उसको भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट BA कर रखे हैं, कुछ BSc कर रखे हैं, लेकिन कोई दो कोर्स एक साथ नहीं होना चाहिए, तो उससे आप बचें। तो ऐसे कोर्स को भी आप एडिशनल में डाल सकते हैं। जितना कम इन्फॉर्मेशन देंगे उतना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट उतना ही अपलोड करना है जितना रिक्वायरमेंट हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉर्म में जितना भर रखा है उतना ही जरूरी है। यहाँ तक थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज करना है। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारे रेलवे का एक रेलवे अलर्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप में। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होता है डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा खुद का है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।